अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट टीचर, यूज़ नेशनल हाई स्कूल फॉर बॉयज़ एंड जूनियर कॉलेज नासिक। और आज हम जुग्राफिया 12वीं जमात का सबक नंबर 2 आबादी हिस्सा दुवम का जो दूसरा लेक्चर है ये। तो इसमें जो पहले लेक्चर में बचा हुआ पार्ट था आबादी का मुरक्कब पॉपुलेशन कंपोजिशन में, हमने पहले लेक्चर में 3 पॉइंट जो थे वो कवर किए थे। उम्र की साख्त, जिनसी साख्त, ये 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। और अभी हम ये आबादी हिस्सा दुवम के दूसरे लेक्चर में हम जो बाकी के 3 पॉइंट है खानगी और तालीम, पेशा वाराना ढांचा, देही व शहरी साख्त, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो तीसरा पॉइंट है खानगी और तालीम, किसी मुल्क की ख्वानदा आबादी का तनासुब उसकी समाजी इक्तिसादी तरक्की का एक अशारिया है। यानी कि किसी भी मुल्क में जो ख्वानदा आबादी होती है वो मुल्क की समाजी और तरक्की का एक अशारिया के तौर पर उसे माना जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मुल्क के अंदर ख्वानदा आबादी ज़्यादा रहेंगी, तालीम याफ्ता लोग अगर ज़्यादा रहेंगे तो मुल्क की तरक्की भी ज़्यादा तेज़ी से होंगी। अगर इसके बरखिलाफ़ मुल्क के अंदर ना ख्वानदा लोग, अनपढ़ अफराद की तादाद अगर ज़्यादा होंगी तो मुल्क की तरक्की और समाजी तरक्की भी बहुत धीरे या बहुत सुस्त होंगी। तो इसलिए ख्वानदा आबादी का होना किसी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रहन सहन के मियार, औरतों की समाजी हैसियत, तालीमी सहूलियात की फराहमी और हुकूमत की पॉलिसियों को बताता है। तो जो खानगी का तनासुब होता है वो मुल्क में लोगों के रहन सहन का मियार, उनका लाइफ स्टेटस, औरतों की समाजी हैसियत, तालीमी सहूलियात मुल्क की और हुकूमत की जो पॉलिसी होती है उसे ये जाहिर करता है। माशी तरक्की की सतह ख्वानगी का सबब और अंजाम दोनों ही है। यानी कि किसी मुल्क में कितनी माशी तरक्की होंगी इसका सबब और अंजाम जो रहता है वो खानगी होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा मुल्क में आबादी ख्वानदा होंगी उतने ज़्यादा मुल्क की तरक्की होंगी, और जितने ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे, ना ख्वानदा लोग रहेंगे, तो मुल्क की तरक्की और उसका अंजाम भी जो रहेगा मुल्क की तरक्की का वो ना ख्वानदा लोगों की वजह से जो रहेगा वो तय होगा। तो इसलिए ख्वानदगी का तनासुब जो है मुल्क में माशी तरक्की का सबब और अंजाम दोनों ही होता है। हिंदुस्तान में शरह ख्वानगी की निशानदेही करने का तरीका, यानी कि हिंदुस्तान में ख्वानगी की शरह किस तरह से तय की जाती है। हर मुल्क की ख्वानगी की अपनी तारीफ है। यानी कि हर मुल्क में जो खानगी का तनासुब तय किया जाता है वो अपने मुल्क में उनके हिसाब से अलग अलग पाया जाता है। भारत में शरह ख्वानगी 7 साल की उम्र से ज़्यादा आबादी के फ़ीसद को बताता है जो लिखने पढ़ने के काबिल है और समझदारी के साथ हिसाब किताब करने की सलाहियत रखते। यानी कि भारत के अंदर खानगी का तनासुब या खानगी की शरह जो है वो 7 साल की उम्र से ज़्यादा आबादी के फ़ीसद को बताता है। यानी कि 7 साल की उम्र से ज़्यादा आबादी में कितने लोगों को लिखना आता है, पढ़ना आता है, और जो हिसाब है वो भी उसकी सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है। तो उसे हम ख्वानदा कहते हैं, यानी कि पढ़े लिखे कहते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना और साथ ही साथ जो बेसिक मैथ्स से जो हिसाब किताब है उसको भी सॉल्व करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। तो उसे हम ख्वानदा कहते हैं। तो भारत के अंदर ये 7 साल से ज़्यादा उम्र की आबादी में लिखने पढ़ने के काबिल और हिसाब किताब की सलाहियत रखने वाले लोगों को हम
खानदा कहते हैं। तो टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, पता करें खानगी का तनासुब मालूम करने के लिए कम से कम उम्र क्या है। तो हर मुल्क में ये जो उम्र है कम से कम उम्र वो अलग है। जैसे भारत में 7 साल उम्र है खानगी का तनासुब मालूम करने के लिए, तो उसी तरह से हर मुल्क में ये अलग अलग उम्र पाई जाती है। तो जो हमें पता करना है, तो ये जो एक्टिविटी ये स्टूडेंट्स के लिए है या आपके लिए है। तो ये आप जो है 3 ममालिक की जो खानगी का उम्र का तनासुब है ये आपने पता करना है इंटरनेट की मदद से। तो पहला है जर्मनी, उसके बाद है ब्राज़ील और यूएसए। तो इन तीनों ममालिक में खानगी का तनासुब मालूम करने के लिए कम से कम उम्र क्या है ये आपने मालूम करके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपके जवाबात आपने लिखना है। उसके बाद टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ दिया गया है जिसमें दुनिया में खानगी का जो तनासुब है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग खित्तों में, वो दिखाया गया है एडल्ट लिटरेसी रेट बाय रीजन एंड सेक्स। तो ये तनासुब जिन्स के मुताबिक भी जो है खानगी के तनासुब को इसमें जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सुतून है टोटल जो ऑरेंज रंग में है, यहाँ पर नारंगी रंग में वो मुकम्मल आबादी के लिटरेसी रेट यानी कि खानगी के तनासुब को जाहिर कर रहा है। उसके बाद है जो नीला रंग है वो मर्दों की तनासुब को जाहिर कर रहा है खानगी के, और जो गुलाबी रंग है वो ख़वातीन के खानगी के तनासुब को जाहिर करता है। और यहाँ पर दुनिया के अलग अलग खित्तों के नाम है जिनके खानगी का तनासुब इस ग्राफ के ज़रिए जाहिर किया गया है। तो इस ग्राफ से जुड़े हुए कुछ सवालात है जिसे हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है किस खित्ते में खानगी का तनासुब सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम ग्राफ में देखेंगे जो ऊपरी हिस्सा है ग्राफ का उसमें खानगी का तनासुब सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये है सेंट्रल एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर खानगी का तनासुब अगर हम देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 100% जो है खानगी का तनासुब हमें दिखाई दे रहा है। और नीचे भी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका यानी कि शुमाली अमेरिका में खानगी का तनासुब जो है 99% है, जो भी बहुत अच्छा एक परसेंटेज है, फीसद है। तो इसमें पहले जवाब का यूरोप, शुमाली अमेरिका और मशरकी और जुनूबी मशरकी एशियाई ममालिक में खानगी की शरह ज़्यादा है, जो 100% और 99% के लगभग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद है किस खित्ते में खानगी का तनासुब सबसे कम है। तो यहाँ पर है शुमाली अफ्रीका, मगरबी एशिया, जुनूबी एशिया और सहारा अफ्रीका में खानगी का तनासुब कम है। तो यहाँ पर है शुमाली अफ्रीका, उसके अलावा है मगरबी एशिया, जुनूबी एशिया और अफ्रीका का जो सहारा का खित्ता है, यहाँ पर खानगी का तनासुब दुनिया में सबसे कम पाया जाता है। तो अगर याद देखें हम उसका फीसद, तो खानगी का तनासुब जो है वो बहुत ही कम है इन खित्तों के अंदर। तीसरा सवाल, खानगी के तनासुब में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में किस खित्ते में बेहतर है, यानी कि किस खित्ते में ख़वातीन का खानगी का तनासुब मर्दों से बेहतर पाया जाता है। तो अगर हम तरसीम में देखें, ग्राफ में देखेंगे, तो किसी भी खित्ते में ख़वातीन का जो खानगी का तनासुब है वो मर्दों से ज़्यादा नहीं है। जो गुलाबी रंग का जो सुतून है वो हर जगह मर्दों के मुकाबले में छोटा हमें दिखाई दे रहा है। तो दुनिया के किसी भी खित्ते में जो औरतों के खानगी का तनासुब है वो मर्दों से ज़्यादा नहीं है। सिर्फ ऐसे खित्ते जहाँ पर जो मुकम्मल खानगी का तनासुब पाया जाता है, यहाँ पर 100% खानगी मौजूद है, वहाँ पर मर्दों और औरतों के खानगी का तनासुब दोनों यकसा है। यानी कि अगर किसी मुल्क में या किसी खित्ते में 100% लोग पढ़े लिखे हो, 100% वहाँ के खानगी का तनासुब हो, यानी वहाँ पे 100% मर्दों को हम खानदा कहेंगे और वहाँ की 100% औरतों को खानदा कहेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर 100% और 99% खानगी का तनासुब है, तो यहाँ पर मर्दों और ख़वातीन का जो तनासुब है खानगी का वो दोनों भी
एक जैसा हमें देखने को मिलता है 100% और 99% वाले इलाकों में। तो यहाँ पर उसका जवाब है वो देखें हम, किसी भी बर्रे आज़म या बर्रे सगीर में ख़वातीन की खानगी की शरह मर्दों से ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ खानगी मुकम्मल हो, जैसे वस्ती एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में। जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पर मुकम्मल खानगी का तनासुब है वहाँ पर मर्दों और औरतों की खानगी का तनासुब दोनों यकसा पाया जाता है। नंबर 4, ग्राफ के बारे में इख्तितामी पैराग्राफ लिखिए। तो इस ग्राफ को देखकर और इसे समझकर हमें एक इख्तितामी पैराग्राफ, या हम उसे समरी भी कह सकते हैं, इसको देखकर हमें लिखना है। तो इससे हमें क्या जाहिर होता है ग्राफ से? तो सबसे पहले तो ख़वातीन की खानगी का तनासुब कम है। अगर हम देखें मर्दों के मुकाबले में इस ग्राफ के अंदर ख़वातीन का जो तनासुब है खानगी का वो कम है। खानगी का तनासुब ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में पाया जाता है। तो जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है, जैसे यूरोप, शुमाली अमेरिका, उसके अलावा जो एशिया है, उसके कुछ ममालिक में खानगी का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर खानगी का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में खानगी का तनासुब कम है। तो जो दुनिया के गैर तरक्की याफ्ता ममालिक है, जिसमें शुमाली अफ्रीका का हिस्सा मौजूद है, उसके अलावा अफ्रीका के अंदर जो सहारा का खित्ता है, उसके अलावा एशिया के भी बहुत सारे ममालिक जो है जो गैर तरक्की याफ्ता है, उनमें भी खानगी का तनासुब जो है वो कम पाया जाता है। तो खानगी का तनासुब कम है यानी कि वहाँ की तरक्की भी कम है, और जिन इलाकों में खानगी का तनासुब ज़्यादा है वहाँ की तरक्की भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो सवालात है उसके जवाब आपको दिए गए। उसके बाद जो अगला मेन पॉइंट है वो है पेशा वाराना ढांचा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। काम करने वाली आबादी यानी ख़वातीन और मर्दों की उम्र 15 से 59 साल। तो जो काम करने वाली आबादी है तो उसे हम 15 से 59 साल के जो लोग होते हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल है, उसे हम काम करने वाली आबादी कहते हैं, जो मुख्तलिफ इब्तदाई, सानवी, सलासी और राबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो इंसानी पेशे हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि इब्तदाई सरगर्मी, सानवी सरगर्मी, सलासी सरगर्मी और राबी सरगर्मी से ये लोग जो रहते हैं, काम करने वाली आबादी, इनमें ये जुड़े हुए रहते हैं। तो सबसे पहले हम इन सरगर्मियों को देखेंगे, इन शोबों को देखेंगे। ज़राअत, जंगलबानी, माहीगिरी और कानकुनी पेशों को इब्तदाई सरगर्मी कहते हैं। तो ज़राअत, जंगलबानी, माहीगिरी और कानकुनी से पेशे से जो जुड़े हुए लोग रहते हैं वो इब्तदाई सरगर्मी से जुड़े हुए रहते हैं, इब्तदाई शोबे में वो मौजूद रहते हैं और अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो इसे इब्तदाई सरगर्मी कहते हैं। उसके बाद कारखाने चलाने यानी कि सनतें को हम सानवी सरगर्मी कहते हैं, जहाँ पर कारखाने चलाना और सनतें में जो पैदावार की जाती है चीज़ों की, उसे हम सानवी सरगर्मी कहते हैं। उसके बाद है नकल अमल, मवासलात और दीगर खिदमात को हम सलासी सरगर्मी कहते हैं। इन्हें सलासी सरगर्मी कहा जाता है, जिनमें नकल अमल है, मवासलात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और जो दीगर खिदमात है उन्हें सलासी सरगर्मी कहा जाता है। उसके बाद है तहकीक व नज़रिया साजी से मुतालिक सरगर्मियों को राबी सरगर्मी की हैसियत से दर्जाबंद किया जाता है। तो जो लोग तहकीक का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, नज़रिया साजी यानी कि आइडिया डेवलप करते हैं, न्यू आइडियाज़ इनोवेशन करते हैं, तो ये जो लोग होते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर के लोग जो होते हैं, ये राबी सरगर्मियों से इनका ताल्लुक़ होता है। तो ये चार अहम सरगर्मियाँ हैं, चार अहम शोबे हैं इंसानी सरगर्मियों के या माशी सरगर्मियों के। इब्तदाई सरगर्मी यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सानवी सरगर्मी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सलासी सरगर्मी, टर्शरी एक्टिविटीज़ और राबी सरगर्मी यानी कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो ये चार अहम शोबे हैं, चार अहम
इंसानी पेशे हैं जिनके तहत इंसान जो है अपनी खिदमत जो है वो अंजाम देता है। काम करने वाली आबादी किसी कौम की माशी तरक्की की सतह का एक बेहतर अशारिया है, यानी कि मुल्क के अंदर अगर काम करने वाली आबादी का तनासुब ज़्यादा होगा तो उस मुल्क की तरक्की भी ज़्यादा और तेज़ रफ्तार से होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। एक अच्छा बेहतर अशारिया है काम करने वाली आबादी किसी मुल्क की। सिर्फ एक तरक्की याफ्ता माशियत जिसमें सनतों और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की याफ्ता माशियत ही सानवी सलासी और राबी शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों की रिहाइश कर सकती, यानी कि जो ममालिक तरक्की याफ्ता उनकी माशियत पाई जाती है तो ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में जो काम करने वाली आबादी रहती है वो या तो सनतों से जुड़े हुए रहती है या जो बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम रहते हैं उनसे जुड़ी हुई रहती है। तो ज़्यादातर जो 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 लोग होते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के वो या तो सानवी शोबों में जुड़े हुए रहते हैं, सलासी और राबी शोबों में वो अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं और मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होती है इन तीनों शोबों के अंदर। उसके बरक्स अगर हम देखें, अगर माशियत अब भी ज़रई है तो इब्तदाई सरगर्मियों में मसरूफ़ अफराद का तनासुब ज़्यादा होता है। अगर किसी मुल्क की माशियत जो है अभी भी ज़रात पर मुश्तमिल है, ज़राती पेशे वहाँ पर ज़्यादा आबादी करती है तो वो ज़्यादातर आबादी जो है वो इब्तदाई सरगर्मियों में मसरूफ़ रहती है, तो जिससे उस मुल्क की जो तरक्की रहती है वो कम पाई जाती है, क्योंकि इब्तदाई शोबे में इब्तदाई सरगर्मियों में ज़्यादा जो रहती है आमदनी नहीं होती है। सानवी सलासी और राबी शोबों के मुकाबले में इसमें कम आमदनी हासिल होती है, जिसकी वजह से उस इलाके की और लोगों की तरक्की भी जो रहती है वो बहुत ही सुस्त रफ्तारी से और बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो तबई वसाइल की हुसूलियाबी में ही मशगूल होते हैं, यानी कि कोई ज़्यादा वो अलग काम नहीं करते, सिर्फ जो कुदरती तौर पर चीज़ें मौजूद रहती है सिर्फ उनको ही हासिल करने में वो मशगूल बिजी होते हैं और दूसरे कोई नई चीज़ सीखना या नई चीज़ बनाना उसमें ज़्यादा उन्हें शौक़ नहीं रहता है, तो इसलिए उनकी तरक्की भी जो रहती है वो कम पाई जाती है। उसके बाद एक टेबल एक जदोल दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो पेशा वाराना साख थे उसे जाहिर किया गया है सन 1901 से लेकर सन 2011 के दरमियान जो काम करने वाली आबादी वो किन शोबों से मुंसलिक है, किन शोबों में उनका तनासुब कितना पाया जाता है वो इस टेबल के अंदर बताया गया है। तो इसमें 3 शोबे हैं, तो हम जो है जो उर्दू में मैंने टेबल बनाने की कोशिश की है वो देखते हैं हम। तो हिंदुस्तान का पेशा वाराना ढांचा 1901 से 2011, तो प्राइमरी सेक्टर इब्तदाई शोबा, तो इब्तदाई शोबे में जो है जो काम करते लोग काश्तकार, ज़रई मजदूर, मवेशी, जंगलात, माहीगिरी वगैरह और कानकुनी और खुदाई का काम जो रहता है ये सब इब्तदाई शोबे के अंदर आता है। उसके बाद सानवी शोबा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी कि तैयारी, कोई भी अशिया की तैयारी करना और तामीरात कंस्ट्रक्शन का जो इलाका है वो सानवी शोबे में आता है। उसके बाद सलासी शोबा जिसमें तिजारत, उसके अलावा नकल अमल, मवासिलात और ज़खायर का शुमार किया जाता है और दीगर खिदमत भी उसमें शामिल है। तो ये 3 अहम शोबे हैं भारत में जिनकी आबादी काम करने वाली इन तीनों शोबों में ज़्यादा पाई जाती है। तो किन शोबों में भारत की कितनी आबादी पाई जाती है अलग अलग साल में ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है फीसद के अंदर। तो 1901 से लेकर तो सन 2011 तक का यहाँ पर डाटा जो है वो मालूमात दी गई है और इस टेबल के मुतालिक कुछ सवालात भी दिए गए हैं जो हमें उसके जवाब ढूंढना है। तो उसमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आजमाइए। जदोल 2.3 का बगौर मुताला करे और मंदरजा झेल सवालात के जवाब दे। तो पहला सवाल है टेबल क्या दिखाता है।
तो उसका जवाब है हिंदुस्तान का पेशा वाराना ढांचा सन 1901 से लेके सन 2011 तक। तो अगर हम टेबल देखेंगे तो उसकी पहले ही ऊपर हेडिंग है, तो ये टेबल जाहिर कर रहा है हिंदुस्तान का पेशा वाराना ढांचा सन 1901 से 2011 तक का ये टेबल मालूमात जाहिर कर रहा है। नंबर 2, किस शोबे का सबसे ज़्यादा फीसद है किस साल में? तो किस शोबे के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाली आबादी देखने को मिली है और वो कौन सा साल है? तो वो साल है सन 1951। तो सन 1951 में अगर हम देखेंगे तो इब्तदाई शोबे के अंदर जो है सबसे ज़्यादा काम करने वाली आबादी का फीसद हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें पूरे टेबल के अंदर, पूरे इसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो फीसद है वो है 72.7%। तो ये सबसे ज़्यादा है पूरे टेबल के अंदर। तो 1951 में सबसे ज़्यादा जो आबादी थी वो इब्तदाई शोबे से मुंसलिक थी। तो 1951 में इब्तदाई शोबे में 72.7% जो है आबादी वो इब्तदाई शोबे से ताल्लुक़ रखती थी। नंबर 3, किस शोबे का सबसे कम फीसद है किस साल में? यानी कि किस शोबे से सबसे कम लोग जुड़े हुए थे और वो कौन सा साल था? तो उसका जवाब है सन 1951 में सानवी शोबे में सिर्फ 10% जो लोग थे वो सानवी शोबे में काम करते थे आबादी के। तो अगर हम देखें सानवी शोबे का यहाँ पर टेबल में, तो ये 1951 के ही अंदर है। जो सबसे कम है यहाँ पर तीनों शोबों में वो है 10%। तो सानवी शोबे में सबसे कम जो है ये आबादी वो हमें 1951 में देखने को मिली थी। वो थी सिर्फ 10% लोग सानवी पेशे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4, काम करने वाली आबादी किस शोबे में बढ़ रही है? तो किस शोबे में अभी काम करने वाली आबादी का तनासुब जो है वो बढ़ता जा रहा है? उसका जवाब है सलासी शोबे में। तो अगर हम टेबल देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सानवी शोबे में भी जो काम करने वाली आबादी है 1951 के बाद उसमें इजाफा हो रहा है, वो बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से अगर हम सलासी शोबा देखेंगे तो उसमें भी काम करने वाली आबादी का जो इजाफा हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ 15.6% था, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ सन 2011 तक वो हो गया 27.52%। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इजाफा हुआ है काम करने वाली आबादी का वो हुआ है सलासी शोबे के अंदर, टर्शरी एक्टिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाली आबादी का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद है नंबर 5, काम करने वाली आबादी का तनासुब किस शोबे में कम हो रहा है? यानी कि किस शोबे में सबसे कम लोग जो है अभी जुड़ रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं? तो वो है इब्तदाई शोबा। अगर इब्तदाई शोबा अगर हम देखें यहाँ पर, तो 1901 से 1951 यहाँ पर उसका जो तनासुब है वो 70% से ऊपर है, लेकिन बाद में यहाँ पर अभी उसमें कमी आती जा रही है। यानी कि लोग जो है अभी कम उसमें जुड़ रहे हैं इब्तदाई शोबे में। तो ये इब्तदाई शोबे में काम करने वाली आबादी का तनासुब जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इब्तदाई शोबे के मुकाबले में अब ज़्यादातर लोग जो है वो सानवी शोबे से जुड़ रहे हैं या फिर सलासी शोबे से वो जुड़ रहे हैं, और इब्तदाई शोबे में काम करने वाली आबादी का तनासुब अभी कम होते जा रहा है। इसके बाद नंबर 6, आदाद व शुमार की मालूमात की मदद से मौजू खाका तैयार करें जो सन 1901 से सन 2011 तक सुतून ए, बी और सी को दिखाते हैं। तो हमें एक खाका तैयार करना है जो मैंने पहले से यहाँ पर तैयार किया है नीचे एक तस्सीम की शक्ल में, एक ग्राफ की शक्ल में, जिसमें हिंदुस्तान का जो पेशा वाराना ढांचा है, जो टेबल दिया गया है उसके मुताबिक ही ये जो ग्राफ है तरसीम में उसे बनाया गया है। तो जिसमें काम करने वाली आबादी जो है ये यहाँ पर वाई महवर पर दिखाई गई है फीसद में, और जो एक्स महवर है उसमें साल, तो साल यहाँ पर जो है ये अलग अलग रंगों में आपको दिखाई दे रहा है। तो एक एक सुतून है, उस साल में कितना फीसद हमें पता चलेगा काम करने वाली आबादी में, यानी कि
यहाँ पर 1901 में जो इब्तदाई शोबे में जुड़े हुए लोग कितने थे वो पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा सुतून है इसमें कितने लोग जुड़े हुए थे 1951 में, ये पता चलेगा। इस तरह से ये डाटा हमें दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7वां जो सवाल है वो भी इसी तस्सीम से ही जुड़ा हुआ है। दोनों हम एक साथ इसे देख सकते हैं। डाटा का मुवाजना करें और तरसीम पर इख्तितामी पैराग्राफ लिखे। तो जो हमने तरसीम बनाई है उसको कंपेयर करना है, उसका मुवाजना करना है और उससे हमें क्या मालूमात हासिल हो रही है उसके मुताबिक हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो अगर हम देखें इस तरसीम को तो जो इब्तदाई सरगर्मी है प्राइमरी सेक्टर है, अगर हम उसका देखें यहाँ पर सुतून, तो ये हमें सुतून की जो लंबाई वो कम होते दिखाई दे रही है, यानी कि इससे जुड़ने वाले लोगों का तनासुब अभी कम होते जा रहा है। हमें ये पता चल रहा है सबसे पहले तो, यानी कि इब्तदाई शोबों से कम लोग अभी मुंसलिक हो रहे हैं। और अगर हम देखें जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि सानवी शोबा और टर्शरी सेक्टर यानी कि सलासी शोबा, तो इसमें जो सुतून की लंबाई अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो लोग हैं अब भारत के वो या तो सानवी पेशे या सलासी पेशे से अब ज़्यादा जुड़ रहे। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो लोग हैं अभी सानवी और सलासी पेशों से मुंसलिक हो रहे हैं, जिससे मुल्क की तरक्की जो रहेंगी वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से होंगी इब्तदाई शोबे के मुकाबले में। तो ये भारत के लिए हमें एक अच्छी एक अशारिया भी है माशी तरक्की का कि ज़्यादातर लोग सलासी और सानवी पेशे से अब जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये 7 सवालात थे, इनके जवाबात आपको इस तरसीम की मदद से भी दिए गए और टेबल की मदद से भी दिए गए। उसके बाद है देही शहरी साख्त, रूरल अर्बन कंपोजिशन। देही और शहरी साख्त में आबादी की तकसीम सुकूनत पर मुबनी है, यानी कि जो तकसीम की गई है देही और शहरी साख्त की, वो लोगों की जो आबादी की है वो कहाँ पर रहती है, कहाँ पर सुकूनत करती है, उसके ऊपर मुबनी, उसके ऊपर डिपेंड। यानी कि मुल्क के अंदर जो आबादी है उसके कुछ लोग देही इलाकों में रहते हैं और कुछ लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, सुकूनत पजीर होते हैं। तो इस हिसाब से ये तकसीम जो है वो की गई है, कितने लोग देही इलाकों में रहते हैं और कितने लोग शहरी इलाकों में बसते हैं। इस हिसाब से ये साख्त जो है देही और शहरी साख्त को तय किया जाता है। ये तकसीम ज़रूरी है क्योंकि देही और शहरी ज़िंदगी के अंदाज़े ज़िंदगी में फ़र्क, उसके अलावा ज़रिए माश और समाजी हालत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि जो ज़िंदगी जीने का तरीका है शहरों में और देही इलाकों में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। दोनों के ज़िंदगी के जीने के तौर तरीके एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके अलावा ज़रिए माश भी दोनों का मुख्तलिफ होता है। शहरों में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सानवी सलासी पेशों से जुड़े हुए रहते हैं और जो देही इलाकों के लोग रहते हैं ज़्यादातर वो ज़राती शोबे यानी कि इब्तदाई शोबे से जुड़े हुए लोग पाए जाते हैं। तो इस तरह से ज़रिए माश भी उनका मुख्तलिफ होता है। समाजी हालात के एतबार से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि जो समाजी हालात होते हैं शहरों में अलग होते हैं और देहातों में अलग होते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए ये देही और शहरी साख्त जो है वो एक ज़रूरी है तकसीम इसकी। उम्र व जीन्स, पेशा वाराना साख्त, आबादी की गुंजानियत और तरक्की की सतह देही और शहरी इलाकों में बदलती रहती है। यानी कि जो उम्र व जीन्स है यानी कि उम्र के जो लोगों का ग्रुप रहता है वो शहरों में अलग उम्र के ग्रुप की तादाद जो रहती है, ज़्यादातर जवान जो लोग रहते हैं, नौजवान आबादी ज़्यादातर शहरी इलाकों में हमें देखने मिलती है। उसी तरह से देहाती इलाकों में जो बुज़ुर्ग और बच्चों की आबादी ज़्यादा देखने मिलती है। उसी तरह से जो तनासुब जीन्स है मर्दों और ख़वातीन का तनासुब, तो ये भी शहरों में और देहातों में अलग होता है। ज़्यादातर जो शहरी इलाके रहते हैं
जैसे कि भारत के अंदर, तो भारत के अंदर मर्दों की तादाद शहरी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुलाजमत के लिए लोग जो है मर्द हजरात अपने शहर को छोड़कर, अपने देहात को छोड़कर वो शहरों की जानिब हिजरत करते हैं, और जो औरतें रहती है उनका हिजरत का पैमाना मर्दों के मुकाबले में कम होता है, और वो ज़्यादातर जो देहातों में ही रहती है, तो इसलिए देहातों के अंदर औरतों का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है मर्दों के मुकाबले में। उसके अलावा पेशा वाराना साख्त, तो जो पेशे होते हैं शहरों में अलग होते हैं लोगों के, और देहात के लोगों के पेशे जो रहते हैं वो अलग पाए जाते हैं, उनमें भी फ़र्क पाया जाता है। आबादी की गुंजानियत, तो शहर में और देहात में आबादी की गुंजानियत में भी फ़र्क हमें देखने मिलता है। शहरों में आबादी की गुंजानियत जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़्यादा बड़े शहर रहते हैं, ज़्यादा आबादी वहाँ पर रहती है। तो देहातों में आबादी की गुंजानियत ज़्यादा पाई जाती है, और जो देहाती इलाके रहते हैं वहाँ पर आबादी की गुंजानियत कम पाई जाती है। तरक्की की सतह देही और शहरी इलाकों में बदलती रहती है, यानी कि जो तरक्की की सतह है, जो लेवल है, वो भी शहरी इलाकों का अलग रहता है और देहाती इलाकों का अलग पाया जाता है। शहरी इलाकों में जो तरक्की की सतह रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद रहती है, बहुत जल्दी जल्दी उसमें तरक्की हो सकती है। शहरी इलाकों में ज़्यादा आमदनी के वहाँ पे ज़राए मौजूद रहते हैं, इसलिए लोगों की तरक्की शहरी इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से होती है देही इलाकों के मुकाबले में। इस तरह से जो तरक्की की सतह है उसमें भी दोनों इलाकों में फ़र्क हमें देखने मिलता है। देही और शहरी आबादी में फ़र्क का मियार एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बदलता रहता है, यानी कि देही और शहरी आबादी का जो मियार है मुल्क में, जो तकसीम है देही इलाकों की आबादी और शहरी इलाकों में, वो अलग अलग है। यानी कि किसी मुल्क के अंदर जो लोगों की आबादी है ज़्यादातर वो शहरी इलाकों में हो सकती है ज़्यादा, तो किसी मुल्क की ज़्यादातर आबादी जो है वो देहाती इलाकों में बसती है। तो ये हर मुल्क में तब्दील हो सकती है। जैसे कि जो तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक है वहाँ पर शहरी आबादी का तनासुब ज़्यादा है, उन ममालिक के अंदर ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। और अगर हम एशियाई ममालिक देखें और अफ्रीका के ममालिक देखें तो वहाँ पर देही आबादी का तनासुब ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये हर मुल्क के हिसाब से जो देही और आबादी शहरी आबादी की तकसीम है वो हर मुल्क में एक दूसरे से अलग है और बदलती रहती है। आम तौर पर देही इलाके वो है जहाँ लोग इब्तदाई माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते, यानी कि जो देही इलाके होते हैं वहाँ के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इब्तदाई माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। उनका मेन जो पेशा रहता है वो ज़राअत रहता है, और इस तरह से वो इब्तदाई शोबों से ज़्यादातर जुड़े हुए लोग पाए जाते हैं। उसके अलावा शहरी इलाके वो है जहाँ काम करने वाली आबादी की अक्सरियत गैर इब्तदाई सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, यानी कि जो शहरी लोग रहते हैं वो ज़्यादातर जो गैर इब्तदाई सरगर्मियाँ हैं उसमें मसरूफ़ रहते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ के ज़्यादातर जो लोग रहेंगे वो सानवी शोबों में मसरूफ़ रहेंगे, उसके अलावा सलासी शोबों में मसरूफ़ रहते हैं, और जो राबी शोबे रहते हैं तहकीक और नज़रिया साजी इस तरह के शोबों में वो मसरूफ़ रहते हैं। तो इस तरह से इनकी साख्त में तब्दीली पाई जाती है देही और शहरी इलाकों के। तो आज के लेक्चर में हमने देही शहरी साख देखे, उसके अलावा खानगी का तनासुब और पेशा वाराना साख जो था। सबक नंबर 2 आबादी हिस्सा दुवम। अब इसके अलावा इस सबक का एक अहम पॉइंट बाकी है, वो है हिजरत, माइग्रेशन। तो ये बहुत ही एक अहम पॉइंट है जिस पर बहुत सारे सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो अपलोड करूँगा। शुक्रिया।